हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम अपनी जीएसटीआर वन, जैसे कि अभी आईटीआर का सीजन चल रहा है, जहाँ पे अगर हम जुलाई मंथ की बात करें तो जहाँ वहाँ पे आईटीआर वन और आईटीआर टू की फाइलिंग जो है हो रही है। राइट। ऑलमोस्ट जो अगर हम बात करें आईटीआर थ्री और फोर, जो कि जिसकी ड्यू डेट 31 अगस्त जो है उसमें कवर अप करी जाएगी। अभी जो मेन जो है रिटर्न्स जो मेनली जो जा रही हैं, दैट इज आईटीआर वन एंड आईटीआर टू। तो काफी सारे इश्यूज आ रहे थे उसके रिगार्डिंग, तो आज की इस वीडियो में हम उसको कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे अबाउट फाइलिंग, और देखेंगे किस तरीके से हम जब कौन कौन से केस में आईटीआर वन फाइल कर सकते हैं और कैसे उसका प्रोसीजर रहेगा। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और प्रैक्टिकल फाइलिंग पे जो है उसको जो है करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे कि कौन कौन से किस तरीके से स्टेप्स को हमें कवर करना है, और सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट को वन बाय वन लेते हुए चलेंगे। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जहां पे आप ऐसा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से केसेस में हमारी आईटीआर वन जो है फाइल कर सकते हैं। आईटीआर वन कौन कौन से केसेस में जाएगी, तो कुछ कंडीशंस हैं जहां पे अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में जो है आईटीआर वन जा सकती है। फर्स्ट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस की देखना होगा। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो ही आईटीआर वन फाइल कर सकता है। नॉन रेजिडेंट के लिए और रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकता, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल ही फाइल कर सकता है। सेकंड कंडीशन, जब उसकी टोटल इनकम 50 लाख से कम हो उस केस में जो है आईटीआर वन जो है फाइल कर सकते हैं। यहां पे ध्यान रखना है कि जो 50 लाख की लिमिट है यहाँ पे एक्सक्लूडिंग जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि 1.25 लाख तक जो है एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर एक तरीके से कोई टैक्स नहीं लगता अंडर सेक्शन 112A। जैसे कि हम सब जानते हैं ना, अगर हमने शेयर ट्रेडिंग करी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1.25 लाख तक का जो है वहां पे जो है उसका बेनिफिट मिल जाता है, तो उसको भी जो है यहाँ पे वो जो अमाउंट है वो इस लिमिट पे 50 लाख की लिमिट पे एक्सक्लूड किया जाएगा। थर्ड कंडीशन, इनकम तभी फाइल होगी, यहाँ पे देखिए ओनली लिखा है, तो हमें ध्यान में रखना है अगर हमारी इनकम सैलरी हेड से है, पेंशन हेड से है, या फिर टू हाउस प्रॉपर्टी से है ना, मैक्स टू मैक्स टू हाउस प्रॉपर्टी से। पहले ये लिमिट वन हाउस प्रॉपर्टी होती थी, इसको बढ़ा के जो है यहाँ पे टू हाउस प्रॉपर्टी लिख दी, तो इन चेंजेस को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे अब टू हाउस प्रॉपर्टी है तो भी फाइल हो सकती है। थर्ड कंडीशन, अगर अदर सोर्सेस तो है, तो बेसिकली तीन हेड यहाँ पे हमारे एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर हमारी सैलरी हेड से है तो इनकम अंडर सैलरी, देन हाउस प्रॉपर्टी, देन लास्ट वन इज अदर सोर्सेस। तो ये तीन जो है अगर हमारी इनकम है तो हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकम अगर एग्रीकल्चर इनकम से 5,000 तक की है तो यहाँ पे कवर कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी हमने बात करी, अगर वहां पे 1,25,000 तक का जो है गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, तो जाके हम आईटीआर वन में जो है इसको कवर कर सकते हैं। तो हमने इसको टोटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा कि वहां पे 50 लाख की ये लिमिट में जो है 1.25 लाख एक्सक्लूड होगा। साथ ही साथ जो 1.25 का ही गेन है, वहां तक का ही गेन है, तो हम आईटीआर वन पे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं, तो अदर कंडीशन भी देखेंगे। यू डू नॉट हैव एनी बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए हमें कहां जाना होगा, आइदर वी हैव टू गो फॉर द आईटीआर थ्री और आईटीआर फोर, है ना। तो हम यहाँ पे उस केस में हम आईटीआर वन नहीं यूज कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो भी हम आईटीआर वन यूज नहीं कर सकते। अगर हाउस प्रॉपर्टी का जो था यहाँ पे क्या लिमिट थी, दो की लिमिट थी, मैक्स टू मैक्स अगर हमारे को दो हाउसेस से जो है इनकम हो रही है, रेंटल इनकम हो रही है, तो हम आईटीआर वन प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज जो है मोर देन टू जैसे ही हो जाएगा तो आईटीआर वन जो है हम वहां पे यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं तो भी हम आईटीआर वन जो है प्रेफर नहीं कर सकते, नहीं फाइल कर सकते। अगर हमारी एग्रीकल्चर इनकम जो है 5,000 से ऊपर है तो भी नहीं फाइल कर सकते। अगर हम किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो भी आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते। अगर हमारे पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो भी हम आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमारे पास फॉरेन एसेट्स की होल्डिंग है, फॉरेन इनकम है, हम साइनिंग अथॉरिटी है किसी फॉरेन अकाउंट में, तो भी हम आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते। तो ये सारी कंडीशंस हैं, डू एंड डोंट्स हैं, जहां पे कुछ कंडीशन है जो अलाउ करती है और कुछ है जो रिस्ट्रिक्ट करती है। तो हमें ध्यान रखना है अगर हम आईटीआर वन फाइल कर रहे हैं तो ये सारी चीजें इन सब चीजों को देखते हुए हम अपने फॉर्म को चूज करें, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा रिटर्न फाइलिंग का क्या बनता है, चूजिंग द करेक्ट फॉर्म। तो हमारे को ये कंडीशंस का ध्यान रखना है। सेकेंड, इसके बाद क्या करना है, हमारे को अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के लिए हमारे को जस्ट अगर अपनी वेबसाइट है इनकम टैक्स
.gov.in, आप गूगल पे इनकम भी लिखेंगे ना तो फर्स्ट साइट जो आएगी वही बेसिकली जो है आपकी वहां पे साइट है। उस पे जस्ट आपको लॉग इन करना है। आप जैसे ही अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉग इन करेंगे इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा और सीधा यहाँ पे आ जाएगा फाइल नाउ। यहाँ पे ऑप्शन आएगा फाइल नाउ। आप ई फाइल के थ्रू भी यहाँ पे भी जा सकते हैं और फाइल योर रिटर्न के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, फाइल नाउ में क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाएगा जहां पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने को कहेगा। ये पूछेगा कि आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं या ऑफलाइन फाइल करना चाहते हैं, राइट। हम यहाँ पे ऑनलाइन वे में जाके देखेंगे क्योंकि ऑफलाइन के लिए बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है लोग यूज करते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली अगर आप फाइल करना चाहते हैं आप डायरेक्टली भी फाइल कर सकते हैं, तो ऑनलाइन मोड के थ्रू जो है डायरेक्टली भी फाइल हो सकती है। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में आज ऑनलाइन मोड पे कवर करेंगे ताकि अगर किसी के पास सॉफ्टवेयर नहीं भी है तो भी वो देख सके कि किस तरीके से हम ITR 1 फाइल कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे जो कि अभी हमारा असेसमेंट ईयर बनता है असेसमेंट ईयर 26-27, ये हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, राइट। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके से पेज जो है आ जाएगा। ये पेज लोड होगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टार्ट फाइलिंग का, राइट। आप स्टार्ट फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा एज अ इंडिविजुअल, HUF और अदर्स। यहाँ पे डिफॉल्ट इंडिविजुअल आ रहा होगा, ऑब्वियसली आपने जब लॉगिन क्रिएट किया वहां पे भी उससे भी ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद आपको क्लिक करना होगा प्रोसीड बटन पे। प्रोसीड बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फॉर्म जो है सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने अभी ऑलरेडी बात करी है कि कौन कौन से केस में जो है ITR 1 फॉर्म होगा। जैसे कि हमने बात करी थी 50 लाख की लिमिट थी और 1.25 लाख का कैपिटल गेन था, 5,000 का एग्रीकल्चर इनकम थी। वही सारी बातें यहाँ पे किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स नहीं होने चाहिए, वही जो हमने बात करी वही यहाँ पे ये सारी मेंशन है। ITR 1 हमने फॉर्म सिलेक्ट किया तो हम उसके बाद क्लिक करेंगे प्रोसीड विद ITR 1 और ITR 1 प्रोसीड करने के बाद हमने सिलेक्ट कर लिया, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये यहाँ पे पॉपअप देगा आपको कि यहाँ पे हमारे को ध्यान में रखना है कि अब जो है न्यू टैक्स रिजीम जो है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। पहले ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होती थी, लेकिन अब जो है न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम है, राइट। तो हमारे को यहाँ पे वो पॉपअप दे रहा है कि किस तरीके से कि न्यू टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट रिजीम, काइंडली कंपेयर द टैक्स लायबिलिटी एज पर न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजीम बिफोर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो इसके लिए भी बहुत इजी मेथड है। आप इनकम टैक्स का कैलकुलेटर भी आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाता है, वहां पे भी आप अपनी इनकम पुट करेंगे वो टैक्स लायबिलिटी शो कर देगा। एक सेपरेट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे, उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। अगर आपको कंपैरेटिव देखना है कि किस तरीके से कौन सी लायबिलिटी कम आती है उसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे ताकि ये वीडियो लंबी ना हो, राइट। अभी हम आज वीडियो में टोटली ITR 1 की कवरेज करेंगे और एक एक चीजों को समझेंगे कि ITR 1 फाइल करते हुए जिसकी ITR 1 है ताकि वो जो है इजिली जो है इस तरीके से इसको प्रोसेस को समझ पाए और कवर कर सके। लिस्ट द सिग्निफिकेंट एग्जम्पशन एंड डिडक्शन नॉट अलाउड। तो हमारे को ध्यान में रखना है अगर हम न्यू रिजीम में है तो कुछ डिडक्शन अलाउड नहीं होती, जैसे HRA डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, LTA नहीं होगी, ATC, ATD, ATU, ATE, ATG, ATTTA, ATTTB ये सब जो है डिडक्शंस। इसके अलावा बहुत सारी और ऐसी डिडक्शन है चैप्टर 6A की जो कि अलाउड नहीं होती। इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। यहां पे लेट्स गेट स्टार्टेड, ये हमारा फॉर्म एक तरीके से हमारी बिगिनिंग हो गई ITR 1 की, राइट। अब हम लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक जो है वहां कुछ सिलेक्शन के लिए बोलेगा, ये पूछेगा आपसे कैटेगरी पूछेगा कि आप ITR फाइल कर रहे हैं लेकिन रीजन क्या है ITR फाइलिंग का, क्या आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। अगर ये वाला केस होगा तो उस केस में हम फर्स्ट वाला जो है क्लिक करेंगे जहां पे ऑलमोस्ट ज्यादातर केस जो है यही होता है, बट कुछ सिनेरियोज में डिफरेंट केस भी हो सकता है। जैसे कि अगर हमारा जो है डिपॉजिट्स, अगर हमारा डिपॉजिट 1 करोड़ से ऊपर है उस केस में भी कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1) में मेंशन्ड है जहां पे कंपल्शन हो जाता है कि ITR फाइलिंग की। जैसे कि डिपॉजिट ऑफ 1 करोड़ से ऊपर की डिपॉजिट हो गया अगर करंट अकाउंट में तो भी जो है यहाँ पे ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। 2 लाख से ऊपर अगर फॉरेन ट्रेवल में खर्च कर दिए तो भी ITR मैंडेटरी है। अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है 1 लाख से ऊपर का आ रहा है साल का तो भी हमारा ITR फाइलिंग मैंडेटरी होगी। इस तरीके से और भी काफी सारे प्रोविजन है। जैसे हमने अगर सेविंग अकाउंट में जो है उसमें भी लिमिट है 50 लाख से ऊपर डिपॉजिट कर दिया
तो ऐसे इस तरीके से और भी लिमिट्स हैं, तो यहाँ पे अदर कंडीशंस में भी आ जाते हैं। तो हमें देखना है हमारा कौन सा केस फॉल करेगा। अगर हम वॉलंटरी कर रहे हैं या किसी और केस में फॉल कर रहे हैं तो हम उस केस में अदर को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज इन जनरल ज्यादातर जो फाइलिंग रहती है वो टैक्सेबल इनकम वाली रहती है, या फिर कुछ केसेस में जो है 7 प्रोविजन के अंदर जो है फाइलिंग करी जाती है, राइट। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम अपना अगर टैक्सेबल वाला केस है, फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर एक पॉपअप आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इनकम टैक्स रिटर्न इज प्री फिल्ड बेस्ड, वो बता रहा है प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री फाइलिंग ऑफ ई फाइलिंग, देयर मे बी सिचुएशन वेयर सच इंफॉर्मेशन may not be complete. This facility of pre-filing is not provided assistance for the taxpayer for filing ITR. Please verify pre-filing data with your AIS TIS before finalizing the submitting ITR. बेसिकली ये आपको हाईलाइट कर रहा है कि जहां यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑटो पॉपुलेटेड है, आपके AIS TIS से ऑटो पॉपुलेट हो रही है, ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है, राइट। आपको हर केस में देखते हुए चलना है कि आपका AIS TIS क्या कहता है, आपका 26AS क्या कहता है, उसको फर्दर पहले डाउनलोड कर लीजिए, फिर जाके उसको इवेल्युएट कीजिए कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह जो आपके जो भी बैंक स्टेटमेंट वगैरह उस सबसे मैच कर लीजिए। उसके बाद जो है वो सारी चीजें मैच होने के बाद ही यहाँ पे जो है प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद ओके का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है इस तरीके से अलग अलग टैब जो है 1 बाय 1 जो है आ जाएंगे। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे कुछ नेम एड्रेस वो सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर सेकंड से यहाँ पे मेन शुरू होता है जहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम की बात होती है, फिर डिडक्शन। मैं एक बार ओवरव्यू करते हैं फिर इसको लेके चलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद हम डिडक्शंस देखेंगे, फिर उसके बाद कितना टैक्स पे हुआ है वर्सेस कितनी लाइबिलिटी बनी है उसको वेरीफाई करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहला पार्ट था पर्सनल इंफॉर्मेशन का, जहां पे नाम वगैरह, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब जो है यहाँ पे मेंशन होता है, राइट। ये डिफॉल्ट पैन से फेच होता है, अदरवाइज जो है एक बार आप रिव्यू करके अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप एडिट का बटन यूज करके यहाँ पे चेंजेस करके सेव भी कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है फर्दर, यहाँ पे नीचे दिखाएगा फाइलिंग, कौन से सेक्शन के अंदर हम फाइल कर रहे हैं। जैसे कि अभी टाइम से फाइल हो रहा है तो 139(1) होगा, राइट। अगर ये टाइम पीरियड के बाद, जैसे अभी 31 जुलाई टाइम पीरियड है, 35 जुलाई 2026 टाइम पीरियड है, राइट। अगर ये जो है लेट फाइलिंग होता है तो उस केस में बिलेटेड रिटर्न हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। अगर हम रिवाइज कर रहे हैं तो अगर उस केस में 139(5) जो है हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। लेकिन हमें ध्यान रखना है अगर हम बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं दैट कैन नॉट बी रिवाइज अंडर सेक्शन 139(5), राइट। अगर हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम ये सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा केस जो अभी बनता है वो 139(1) का आता है, 139(1) सेलेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद ये फर्दर पूछता है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर 115BAC फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ द न्यू रिजीम। अगर हम ओल्ड रिजीम में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उस केस में हमें यहाँ पे यस करना होगा। अगर हम न्यू रिजीम में ही जाना चाहते हैं, न्यू रिजीम की जो कि डिफॉल्ट रिजीम थी अभी हमने देखा था, तो हम यहाँ पे नो ही रहने देंगे, हमारे को उस केस में कुछ नहीं करना। और इसके बाद फर्दर वेदर रिटर्न इज फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के थ्रू फाइल कर रहे हैं उस केस में इसकी डिटेल जाएगी। अगर डायरेक्ट फाइलिंग हो रही है तो यहाँ पे नो ही रहेगा, राइट। बैंक की डिटेल्स आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो है कंफर्म का बटन प्रेस करेंगे, राइट। सारी डिटेल कंफर्म होने के बाद उसके बाद हमारा बैंक के केस में क्या रहता है, यहाँ पे हमारे जितने भी बैंक अकाउंट होंगे उसमें से हमारे को एक जो है रिफंड के लिए जो है नॉमिनेट करना होगा। चाहे हमारा रिफंड वाला केस है, चाहे हमारा टैक्स लायबिलिटी है, चाहे हमारा नो रिफंड नो टैक्स है, तो भी हमारे को एक जो है यहाँ पे अमाउंट जो है एक अकाउंट को जो है नॉमिनेटेड फॉर रिफंड जो है ओके करना होता है। उसके अलावा लेकिन हमारे को बाकी सारे बैंक जो है यहाँ पे जो है मेंशन करने पड़ते हैं। इस केस में एक ही बैंक था तो एक ही बैंक है, उसी को हमने नॉमिनेट फॉर रिफंड कर दिया। बाकी जितने भी बैंक होते हैं ड्यूरिंग द ईयर जितने भी होल्ड करे हैं, तो यहाँ पे जैसे मेंशन भी कर रखा है ऑल बैंक अकाउंट हेल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो वो सारे अकाउंट जो है मेंशन करने होते हैं। उसके बाद सेम वे में कंफर्म का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारा जो है पहला वाला जो है टैब हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम आएंगे सेकंड स्टेप पे, दैट इज ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम देखेंगे। अब ग्रॉस टोटल इनकम भी सेम वे में ऑटो पॉपुलेट होगी, जिसमें हमारा पहला ऐड जो हमने बात करी थी वो सैलरी। अगर हमारी सैलरी इनकम होगी तो यहाँ पे वो ऑटो पॉपुलेट कर रही होगी, हमारे AIS TIS वगैरह से ऑटो पॉपुलेट होगी, राइट। अगर हमारे AIS TIS वगैरह में नहीं है, जैसे कुछ केसेस में बाई चांस नहीं भी होती, राइट। कई बार क्या होता है किसी एम्प्लॉयर ने TDS नहीं काटा या अदरवाइज को फाइलिंग नहीं दिखाई, तो यहाँ पे हम
मैनुअल भी यहाँ पे जो है उस केस में यहाँ पे फिगर्स वगैरह एंटर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। सेकंड हमारा हाउस प्रॉपर्टी आएगा, यहाँ पे डिटेल ऑटो पॉपुलेट होगी, अदरवाइज यहाँ पे हमें हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल जो है ऐड करनी होगी। हमें हर एक में जो है हर एक कॉलम को वेरीफाई करना है कि AIS TIS से क्या ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, उसको फर्दर जो अमाउंट ऐड करना है वो यहाँ पे डालना होगा। जैसे ये अमाउंट डिपॉजिट का, अगर हम अदर सोर्सेज की बात करें, इससे यहाँ पे डिपॉजिट का अमाउंट यहाँ पे मेंशन हो रहा है, सेविंग बैंक अकाउंट का यहाँ पे मेंशन हो रहा है, तो हम इसको AIS वगैरह से यहाँ से ये वहीं से जो है ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, एक बार जस्ट रिकंसाइल करना है, उसके बाद जो है मैच करते हुए चलना है। अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है उसको भी यहाँ पे मेंशन करते हुए चलना है। सेम वे में 1 बाय 1 जो है स्लैब को देखते हुए चलेंगे। अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि हमने बात करी थी 1,25,000 तक वाला, तो वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। अगर उससे एक्सीड करता है तो वो उस केस में ITR 1 नहीं जाएगी, फिर हमारी अदर फॉर्म जो है जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल डालने के बाद हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद हमारा ये वाला भी क्रॉस टोटल इनकम वाला पार्ट भी जो है कंफर्म हो गया, राइट। अब थर्ड आता है डेट इज ऑफ डिडक्शन। जैसे कि हमने बात करी न्यू रिजीम के अंदर कुछ ही डिडक्शन अलाउड होती है, ऑलमोस्ट बाकी सारी डिडक्शन जो है अलाउड नहीं होती। तो हमको सेम वे में यहाँ पे जो है डिडक्शंस पे क्लिक करना है, जो कि ये सारी डिडक्शन अगर हम कहें तो बहुत सारी डिडक्शंस अलाउड नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ डिडक्शंस जो है न्यू रिजीम के अंदर भी अलाउड होती है। जैसे अगर हम बात करें 80CCD2, इस तरीके की कुछ डिडक्शंस हैं जो कि न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम में भी हैं, लेकिन ऑल्दो बाकी सारी डिडक्शंस यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे डिडक्शंस वाले कॉलम को भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे। ऑल्दो हमने न्यू रिजीम ऑप्ट किया है तो यहाँ पे वैल्यूज जो है ज्यादातर ऑलमोस्ट जो है 0 ही आएंगी। अगर इस केस अगर कुछ इस तरीके की जो डिडक्शन है जो हमने बात करी, अगर कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं जो हम क्लेम कर सकते हैं, वो यहाँ पे चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। अगर नहीं मेंशन तो इसको एडिट करके ऐड कर देंगे, राइट। उसके बाद सेम वे में कंफर्म में जाएंगे। फिर हम थर्ड आ जाता है हमारा टैक्स पेड वाला पार्ट, जहां पे अगर हमारा ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई TDS TCS वगैरह कटा है तो यहाँ पे वो, अगर हमारा सैलरी एड पे कटा है तो वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा इसके अंदर। यहाँ पे हम डिटेल जो है क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर ये ब्लैंक है इट मींस वहां से कोई हमारा 26 AS वगैरह पे कोई TDS वगैरह नहीं शो कर रहा, फिर भी हमारे को एक बार वेरीफाई जरूर करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा है वेरिफिकेशन ऑफ AIS TIS एंड 26 AS। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे कि AIS TIS 26 AS डाउनलोड कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं। बहुत इजी स्टेप है, ऑल्दो आपका लॉगिन है यहाँ पे शो कर रहा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, AIS डाउनलोड कर सकते हैं, TIS भी यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। ई फाइलिंग के अंदर आपका 26 AS यहाँ पे डाउनलोड होता है। ऑल्दो डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, बाकी ऑल्दो मैंने आपको हाईलाइट यहाँ पे दे दिया कि किस तरीके से आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। AIS TIS यहाँ से होगा, आपका 26 AS यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सेम वे में अदर देन सैलरी वाला केस है तो यहाँ पे उसका TDS सेलेक्ट यहाँ पे मेंशन होगा। अगर TDS आपका फॉर्म 16C से आ रहा है तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। TCS है तो TCS भी की भी वैल्यूज यहाँ पे दिखाएगा। आपने कोई एडवांस टैक्स वगैरह सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है उसकी लायबिलिटी भी दिखा देगा। तो इस तरीके से आपके सारे कॉलम जो है यहाँ पे सबसे पहले आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला वेरीफाई करेंगे, फिर ग्रॉस टोटल वाला चेक करेंगे। डिडक्शंस की हमने बात करी क्योंकि न्यू रिजीम में बहुत कम होती है। टैक्स पेमेंट अगर कोई TDS वगैरह कटा है, TDS TCS सेल्फ असेसमेंट टैक्स एडवांस टैक्स वो यहाँ पे होगा। एट लास्ट सारी कैलकुलेशन के बाद आपकी क्या लायबिलिटी बनती है वो यहाँ पे जो है आपकी नेट आनी चाहिए। बेसिकली आपको लेट से अगर मान लेते हैं आपका टैक्स बना 30,000 रुपए का टैक्स बन रहा है और आपका 50,000 का TDS ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो आपका बैलेंस जो है 20,000 का जो है यहाँ पे रिफंड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक एक कॉलम को वेरीफाई करते हुए चलना है। ये कंप्यूटेशन जब हम वैल्यूज 1 बाय 1 चेक करते हैं उसके बाद आपके पास टोटल कंप्यूटेशन बन के आ जाती है कि यहाँ पे दिखाएगा आपने टोटल इनकम इतनी दिखाई है, डिडक्शंस ये है। इसके बाद पूरा कंप्यूटेशन टैक्स लायबिलिटी पूरी दिखाएगा कि यहाँ पे आपकी टैक्स ये लायबिलिटी ये बन रही है। अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी बाइफरकेशन दे देगा। रिबेट होगी तो रिबेट दे देगा। रिबेट यहाँ पे ऑलमोस्ट जैसे हम जानते हैं आज के टाइम में जो कि हमने बहुत बार न्यूज में भी सुना, जैसे 12 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट है, तो वो रिबेट के थ्रू जो है उसको रिबेट के थ्रू जो वो जो बेनिफिट मिल जाता है, जो टैक्स बन रहा होता है वो रिबेट के थ्रू जो है हमारा 0 हो जाता है, राइट। वो एक लिमिट के तक जो है लिमिट तक इनकम होती है तो रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे टैक्स पेबल जो है आफ्टर रिबेट आ जाएगी, उसके ऊपर एजुकेशन सेस लग जाएगा, 4% हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर कोई हमारा एडवांस टैक्स वगैरह हमने पे नहीं किया तो हमारे पास इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A B C का इस तरीके से इंटरेस्ट लग जाता है।
राइट। अगर हमारी लेट फी है, अगर हम लेट जमा कर रहे हैं रिटर्न, तो हमारा 234F वाला केस भी एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज अभी जो हम फाइलिंग कर रहे हैं विद इन टाइम फ्रेम कर रहे हैं, राइट। अगर हमारा एडवांस टैक्स वगैरह हम पूरा पे कर चुके हैं तो इस केस में ये इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, और टाइम से फाइल है इसलिए लेट फी भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा टोटल सारी चीजें आ जाएंगी। तो टोटल यहाँ पे अगर कोई टैक्स लायबिलिटी वगैरह बन रही होगी तो यहाँ पे सब डेमोस्ट्रेट हो जाएगी सारी चीजें। उसके बाद कंफर्म दबाएंगे। कंफर्म के बाद ये सारी टैब हमारे ऑलमोस्ट हम 1 बाय 1 वेरीफाई कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप रहता है दैट इज फॉर प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। इसके बाद हम प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन में क्लिक करेंगे। अब हमारे पास पूरी डिटेल में कंप्यूटेशन बन के आ जाएगी कि इन हेड्स के अंदर आपने ये इनकम दिखाई है, उसके बाद आपने ये डिडक्शंस जो है दिखाई हैं, इसमें ये एक रफ ड्राफ्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टेप डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप प्रैक्टिकली फाइलिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वैल्यूज चेक करनी है, ठीक है, सैंपल के लिए। इसलिए अदरवाइज यहाँ पे वैल्यूज 0 है, लेकिन आपके केस में हो सकता है डिफरेंट वैल्यूज हो, राइट। टैक्स लायबिलिटी चेक करेंगे कि हमने जो भी इनकम डिक्लेयर करी है उस हिसाब से हमारी क्या टैक्स लायबिलिटी बनती है, कितना टैक्स उसमें से पे हो चुका है और बैलेंस टैक्स क्या बन रहा है। अगर बैलेंस टैक्स हमारा ज्यादा पे हुआ है तो ऑब्वियसली रिफंड होगा, अगर हमारा टैक्स लायबिलिटी अगर कम पे हुआ है तो हमको पे करना है, देन जो है रिटर्न फाइल करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद हम प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न में क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे को डिक्लेरेशन, लास्ट में डिक्लेरेशन मांगता है, जहां पे हमारा ऑलरेडी नाम जो है ये सब डिफॉल्ट में हमें दिख रहा होगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हम खुद फाइल कर रहे हैं या फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें सेलेक्ट करके एट लास्ट हमारे को प्रोसीड फॉर वैलिडेशन करना होगा। दिस इज द लास्ट स्टेप। यहाँ पे जैसे ही हम प्रोसीड टू वैलिडेट कर देते हैं, हमारी रिटर्न जो है यहाँ पे उसके बाद जस्ट हमारे को सबमिट हो जाती है। उसके बाद हमारे को ई वेरीफाई करनी होती है। ई वेरीफाई के हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, क्योंकि अभी मैं पूरी फाइल इसको नहीं कर सकता, मेरे को आपको रफली जो है ITR 1 का स्ट्रक्चर दिखाना था, किस तरीके से ITR 1 जो है हम प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन हमारे को ध्यान में रखना है ये सारी चीजें जो हैं, अगर हमारे को सेक्शंस की क्लैरिटी है, हमें पता है कि सेक्शंस क्या कहते हैं, प्रोविजंस क्या कहते हैं, आपको ये ही एडवाइस है कि अगर आपको ये सारी चीजें क्लैरिटी है तो ही आप जो है इसको खुद फाइल करें। अदरवाइज आप कभी भी खुद जो है, क्योंकि अगर गलत फाइल हो गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे दिक्कत दे सकते हैं। तो हमेशा यही एडवाइस रहेगी। ई वेरिफिकेशन के लिए 30 डेज का टाइम मिलता है, आप डायरेक्टली उसी टाइम भी कर सकते हैं। आधार OTP, ये बहुत सारे अलग अलग वेज मिलते हैं, वहां पे आप जस्ट ही प्रोसीड करेंगे वो सब हो जाएगा। रिटर्न फाइलिंग जो है उसका प्रोसेस कहीं ना कहीं ये यहां तक हमारा कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो बात ये है मेन कि अगर 99% भी अगर वो है, 100% श्योरिटी नहीं है आपको, तो इट विल बी रिकमेंडेड यू टू टेक एडवाइस फ्रॉम सम प्रोफेशनल। अदरवाइज क्योंकि अगर गलत फाइलिंग हो गई तो उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, राइट। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। और इसके अलावा एक चीज बहुत और इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू अपडेशन, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे चेंजेस जो है लगातार आ रहे हैं, बट कुछ केस में क्या हो रहा है कि अपडेशन उस तरीके से नहीं हो रही। तो हमारी जितनी भी चीजें थी हमने जो है सब जो है ऑनबोर्ड कर दी हैं, वेबसाइट पे सारी चीजें डाल दी हैं, जिसपे आप जो है इनको वेरीफाई कर सकते हो। जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे वीडियो फॉर्म में, ई बुक फॉर्म में, सब सारी चीजें, चाहे वो AI से रिलेटेड है, चाहे कोई DPDP से रिलेटेड है, कुछ इनकम टैक्स के सीनियर सिटीजन के रिगार्डिंग जो है डिस्कशन, उसको भी अपलोड कर दिया। सारी चीजें जो हैं आज के टाइम पे डाल दी हैं विद द एम, ताकि हर प्रोफेशनल, हर कोई जो है साथ साथ अपडेट हो सके, ताकि किसी के लिए भी कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसलिए, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट चेक इट आउट। और विद द रिक्वेस्ट to stay updated, it is very much important for every professional as well as taxpayer to stay updated with the changes whichever being coming at the regular intervals। हमारे लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की दौर पे। अदरवाइज गलत फाइलिंग होने पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हार्श है, राइट। तो ये एक हमने आज की इस वीडियो में हमने ITR 1 की जो है डिस्कशन करी, उसके एक जो है स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्म को देखा, राइट। दोबारा से मैं आपको वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है प्रोविजन की, सो डोंट टेक रिस्क, टेक एडवाइस फ्रॉम सम प्रोफेशनल, राइट। तो अगली वीडियो में हम ITR 2, 3, 4 इस तरीके की अलग अलग डिस्कशन को, अलग अलग जो है फॉर्म्स को कवर करेंगे, राइट। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।